विद्यापीठ वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो विद्यापीठ शब्द का अर्थ क्या है? यूनिवर्सिटी, ठीक है। विद्यापीठ शब्द का अर्थ क्या है? यूनिवर्सिटी के बारे में सुना आपने ना कभी? जैसे आजकल लोग पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ जाते हैं? यूनिवर्सिटियों में। वैसे प्राचीन काल में भारत में कई सारी क्या थी? विद्यापीठ। कई सारी क्या थी? विद्यापीठ। प्राचीन भारत में विद्यापीठ इतनी प्रसिद्ध हुआ करती थी कि पूरी दुनिया के लोग शिक्षण प्राप्ति के लिए कहाँ आते थे? भारत में। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल भारत के लोग जो है शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? दूसरे जगहों पर। लेकिन पहले दूसरे जगहों के लोग कहाँ आते थे? भारत में। तो प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध विद्यापीठ का जानकारी दिया, जो क्या है? नालंदा विद्यापीठ। कौन सी विद्यापीठ? फिलहाल के समय पर नालंदा विद्यापीठ कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है ना। कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में एक जगह है पटना, उसके पास में है बड़गांव। कौन सी जगह है? बड़गांव के पास में आया हुआ है क्या? नालंदा विद्यापीठ। फिलहाल के समय पर ये जो खंडर जैसा दिख रहा है चित्र में, हाँ या ना? फिलहाल के समय पर ये जो खंडर जैसा दिख रहा है, एक जमाने में ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध विद्यापीठ हुआ करती थी, जहां पर सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के अलग अलग जगहों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। समझ आ रही बात? हाँ या ना? विशेष करके नालंदा विद्यापीठ कब से कब तक फेमस थी? 5वीं से 11वीं सदी तक, ठीक है ना। 5वीं से 11वीं सदी तक कौन सी विद्यापीठ फेमस थी? इसकी शुरुआत में जो इसका विकास रहा, वो इसको करवाने वाले वंश कौन सा था? तो गुप्त वंश, ठीक है ना। गुप्त वंश के एक शासक हुए कुमार गुप्त। कौन से शासक? तो कुमार गुप्त ने इस संस्था का विकास करवाया। पहले से तो चल ही रही थी, पर और अच्छे स्तर पर इसका विकास कौन करवाया? इसके भवन वगैरह बनवाए भाई। और बाद में गुप्त वंश के अन्य भी जो शासक आए, उन्होंने इसके विकास में ध्यान दिया। गुप्त वंश खत्म भी हो गया, उसके बाद भी जो दूसरे शासन हुए, जैसे पाल वंश आया, हर्षवर्धन का साम्राज्य आया, तो उन लोगों ने भी इसके शिक्षा को महत्व देना कम किया नहीं, इसको मदद देना जारी रखा। यही कारण रहा ना भाई कि 5वीं से लेकर 11वीं सदी तक, मतलब 600 से लगभग 700 साल तक, 600-700 साल तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या थी? नालंदा विद्यापीठ। कौन से विद्यापीठ? अब नालंदा विद्यापीठ में विशेष करके क्या है, तो यहाँ पर अधिकांश जो शिक्षक थे बौद्ध धर्म के थे, ठीक है। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के अधिकांश शिक्षक जो है यहाँ पर थे, जो भी मोस्ट ऑफ प्रोफेसर थे, वो सब क्या थे? बौद्ध धर्म के। कई सारे जैन धर्म के लोग भी यहाँ पर आया करते थे। उसका कारण ये था कि जैनों के जो भगवान हैं महावीर स्वामी, उन्होंने यहाँ से ही 14 चतुर्मास किया था। क्या किया था? महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास कहाँ से किया? नालंदा से। तो इसलिए जैनों का भी ये पवित्र धाम हो गया। बौद्ध धर्म के लोग तो थे ही यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया गया, यहाँ पर उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते थे, उन सारे के सारे विषयों का ज्ञान दिया जाता था। सारे के सारे विषयों का ज्ञान दिया जाता था। समझ आ रही बात? कई प्रसिद्ध व्यक्ति जो है यहाँ से जुड़े रहे। जैसे एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, आर्यभट्ट। सुने हो नाम? कौन है आर्यभट्ट? गणित शास्त्री, हाँ या ना? तो एक समय पर आर्यभट्ट यहाँ के क्या थे? कुलपति, हेडमास्टर, ठीक है। यहाँ के कुलपति एक समय पर कौन थे? आर्यभट्ट। एक शीलभद्र करके बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है ना। कौन से? शीलभद्र, ठीक है ना। तो शीलभद्र एक जमाने में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत विद्वान, ठीक है ना। वो भी यहाँ के क्या थे? कुलपति। अब अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति रहेंगे भाई। 500-700 साल तक जो विद्यापीठ चल रही है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति शासन करेंगे ना। एक व्यक्ति जिएगा 500 साल तक, बराबर। तो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों का यहाँ पर शासन रहा। कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या है नालंदा में? इतनी क्या प्रसिद्धि थी कि दुनिया भर के लोग आते थे। तो उसका कारण था यहाँ का पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। यहाँ का जो लाइब्रेरी था, उसकी विशेष बात थी कि उसमें हजारों हस्तलिखित ग्रंथ थे। हजारों कैसे ग्रंथ थे? क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं था ना भाई, इसलिए सारे के सारे ग्रंथ कैसे थे?
हस्तलिखित। लेकिन संख्या कितनी? हजारों में। संख्या कितनी? हजारों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथ जो है यहाँ पर थे। कोई दिक्कत किसी को? अब हजारों हस्तलिखित ग्रंथ, वो जहां पर पुस्तकालय था उस पूरे क्षेत्र को बोलते थे वो लोग धर्मगंज। ठीक है, क्या बोलते थे? कई ऐतिहासिक प्रमाणों के हिसाब से देखे अपने तो ये जो नालंदा विद्यापीठ है यहाँ का पुस्तकालय लगभग 9 मंजिला था, ऐसा माना जाता है। कितना मंजिला? समझ आ रही बात? हाँ या ना? 5। यहाँ पर 7वीं सदी में एक चीनी यात्री आया, क्या नाम था उसका? ह्यूएन सांग। ठीक है, कौन सा व्यक्ति आया? ह्यूएन सांग। कब आया? 7वीं सदी में। कहाँ का है ये? चीन का। तो चीनी यात्री जो ह्यूएन सांग यहाँ पर आया, उसने अपनी पुस्तकों में नालंदा का बखूबी वर्णन किया है। उसने बताया है कि नालंदा का जो धर्मगंज था, मतलब उसका पुस्तकालय, वो काफी विशिष्ट था। उसमें हजारों कैसे ग्रंथ थे? हस्तलिखित ग्रंथ थे। इसके अलावा क्या विशेष बात है नालंदा की? तो इस प्रमाणों में से मिलता है भाई कि नालंदा में उस जमाने में 7 बड़े भवन थे। कितने भवन थे? 7 बड़े भवन। साथ साथ में 300 बड़े कमरे मिले हैं। उन कमरों का उपयोग वो लोग क्लासरूम के रूप में करते होंगे, हाँ या ना? इसका मतलब नालंदा में उस जमाने में 7 बड़े भवन, 300 व्याख्यान कक्ष। कितने क्लासरूम? 300। आप लोगों में से किसी के वहाँ है 300? हाँ, किसी के यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में 300 क्लासरूम है? नहीं होगा, बराबर ना? समझ आ रही बात? लेकिन उस जमाने में था। एक जमाने में जब नालंदा विद्यापीठ सबसे प्रसिद्ध हुआ करती थी तब वहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। लगभग कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? और लगभग 1500 से 2000 शिक्षक थे पढ़ाने के लिए। 1500 से 2000 शिक्षक। समझ आ रहा है कितने सारे विषयों का ज्ञान देते होंगे? हाँ या हाँ? और सबसे खास बात इसकी ये है, विशिष्टता क्या है इसकी? तो सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि नालंदा विद्यापीठ पूरी दुनिया की पहली ऐसी विद्यापीठ रही जहां पर विद्यार्थियों के आश्रय की व्यवस्था थी। विद्यार्थियों के आश्रय की व्यवस्था, समझ आ रहा है? आश्रय मतलब उनके रहने की व्यवस्था हो, अलग से हो भी, उसे कहा गया मठ, है ना? विद्यार्थियों के रहने के लिए क्या थे? मठ थे, बराबर ना? उससे पहले किसी भी स्कूल कॉलेज में ऐसा था नहीं। समझ आ रही बात? लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों को रहने के लिए अलग से व्यवस्था। ठीक है, अब इतनी बड़ी विद्यापीठ चल कैसे रही थी? अलग अलग जगहों से लोग भी पढ़ने आ रहे हैं तो खर्चा भी बहुत होता होगा। तो संचालन करने के लिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने कई सारे गांव क्या किए थे? दान में दे दिए थे नालंदा को। दान कर दिए किसको? इन गांवों से जो भी कर आता, टैक्स, ठीक है ना, वो टैक्स किसको मिलता था? सीधे नालंदा को। तो उससे नालंदा के जो भी शिक्षक थे उनको पगार वगार दिया जाएगा भाई, हाँ या ना? साथ में जो भी विद्यार्थी भी पढ़ते थे उनको फ्री में क्या मिलती थी? किताबें, फ्री में भोजन और फ्री में वस्त्र, और कोई फीस वगैरह भी लगती नहीं थी। समझ आ रही बात? तो ये सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि वहाँ निःशुल्क शिक्षण जो है दिया जाता था। आई बात समझ में? मतलब एक तरीके से विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए सेवा रूपी कार्य था। कैसा कार्य था? सेवा रूपी। ये जो अभी तो खंडहर जैसा दिख रहा है, लेकिन एक जमाने में हमने बताया ना क्या था? भारत का गौरव था एक, ठीक है ना? क्योंकि हमने कहा दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आई बात समझ में? भारत के तो अलग अलग जगहों के लोग जाएंगे ही, भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, यही रहा है चीन। अभी बताया ना चीनी यात्री कौन? इंसान। ऐसे अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। ह्यूएन सांग तो यहाँ से के धर्मगंज में से 657 किताबें लेकर भी गए, बराबर ना? धर्मगंज जो था उसमें से कितनी किताबें लेकर गए? 657 ग्रंथ। कौन ले गया? ह्यूएन सांग। और उन्होंने अपनी किताबों में वर्णन किया है कि यहाँ पर कितने बड़े भवन थे? 7। और कितने क्लासरूम? 300। विद्यार्थियों के रहने के लिए कौन सी व्यवस्था? मठ की व्यवस्था। कोई दिक्कत किसी को? उस जमाने में नालंदा से पढ़ा हुआ जो व्यक्ति होता था ना उसे बहुत उत्कृष्ट छात्र माना जाता था। समझ आई बात? काफी बेहतरीन छात्र माना जाता था किसे? नालंदा से पढ़े हुए व्यक्ति को। नालंदा से पढ़े हुए व्यक्ति को।
जो भी नालंदा से पढ़ता था वो काफ़ी बेहतरीन माना जाता था। जैसे आजकल कैसा IIT और IIM वाले का इज्जत है, हाँ है ना, ऐसी इज्जत एक ज़माने में किसकी थी? नालंदा से पढ़े हुए विद्यार्थियों की। तो नालंदा से जो पढ़ता था, नालंदा से जो पढ़ता था उसका बड़ा इज्जत होता था भाई। अलग अलग साम्राज्यों में जाकर के उसे बड़े बड़े पद जो है मिल जाते थे। कहाँ से? बोले नालंदा से, ठीक है, सर्टिफिकेट दिखाया तुरंत पोस्ट खाली है, कोई दिक्कत आया। तो बड़ा भाई गजब नाम था किसका? नालंदा का। लेकिन अभी तो क्या हो गया, एक खंडहर है, हालांकि वहाँ खुदाई वगैरह होता है। खत्म कैसे हो गया? तो यहाँ पर एक हमला हुआ 11वीं सदी में। एक व्यक्ति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? वो बख्तियार खिलजी हमला कर दिया। अब ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म के साधु पढ़ा रहे थे और बौद्ध धर्म तो ऐसे ही शांति वाला मार्ग है। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भाई शिक्षा के केंद्र पर कोई हमला करेगा। ऐसा कोई सोच सकता है? स्कूल पर कोई हमला करता है? पर वो आया, लूटने वाला व्यक्ति था बख्तियार खिलजी, हमला कर दिया। कहाँ पर? और यहाँ के जो शिक्षक वगैरह थे उनमें से बहुत सारे लोगों को मार डाला। हाँ यहाँ साथ साथ में जो धर्मगंज था पुस्तकालय, उसको भी आग लगा दिया। उससे भारत का बहुत नुकसान हुआ अभी, क्योंकि हमने कहा ना हजारों हस्तलिखित ग्रंथ वहाँ पर, जिसमें कितना कितना जानकारी रहा होगा भाई। हाँ है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ रहे होंगे, कुछ पौराणिक ग्रंथ रहे होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही होंगी, कुछ संशोधन हो सकते हैं, हाँ है ना, लेकिन वो सब जल गया। आग लगाने के बाद ऐसा कहते हैं कि लगभग 3 महीने तक आग जलती रही धर्मगंज में, ठीक है। कितने महीने तक? अंदाजा लगाओ कितनी किताबें रही होंगी। हाँ यहाँ समझ आ रही बात। अब अंतर भी होता है, आजकल जो जो पन्ने बन रहे हैं ऐसे पन्ने पहले थोड़ी बनते थे। आजकल जैसे पन्ने बनते थे, पहले पेड़ों की छाल वगैरह होती थी, उस सब पर लिखा जाता था, फिर भी हजारों ग्रंथ थे। कब तक चलते रहे? 3 महीने तक। समझ आ रही बात। तो प्राचीन भारत का गौरव क्या था? नालंदा विद्यापीठ। कौन सी विद्यापीठ? नालंदा विद्यापीठ। कौन सी विद्यापीठ? आई बात समझ में? हाँ, कौन सी विद्यापीठ? तक्षशिला विद्यापीठ। एक तक्षशिला विद्यापीठ जो है ये नालंदा की तरह ही प्रसिद्ध थी। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। पूर्व में फेमस थी कौन सी? नालंदा, और पश्चिम में तक्षशिला। कहाँ पर थी? तो फिलहाल जो है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। फिलहाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हमने को बता रहे, देखो रावलपिंडी क्षेत्र के पास। एक जमाने में तक्षशिला जो है गांधार प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। कौन से प्रदेश की? गांधार प्रदेश सुना है? किसका प्रदेश? मामा शकुनी का। सुना मामा शकुनी के बारे में? हाँ या ना? मामा शकुनी के बारे में नहीं सुना? महाभारत नहीं देखे हो? तो उसमें कौन था? मामा शकुनी। कहाँ के राजा थे? गांधार के। समझे ना? कहाँ के राजा थे? गांधार वाले खतरनाक होते भाई, बराबर ना। तो गांधार प्रदेश का राजधानी था क्या? तक्षशिला। और तक्षशिला जो है ईसवी सन के शुरुआत के पहले से एक विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध थी, ठीक है। हाँ है ना। अब ये कहना कि नालंदा ज्यादा प्रसिद्ध थी या तक्षशिला, ये काफी मुश्किल काम है, बराबर ना। वैसे देखा जाए तो नालंदा की तुलना में भी पुरानी कौन सी है? तक्षशिला। और यहाँ से भी कई कई प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ करके निकले। जैसे भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, क्या नाम था उनका? जीवक। भगवान बुद्ध के शिष्य कौन से? जीवक ने यहाँ पर पढ़ाई की कौन सी? आयुर्वेद की, बराबर ना। जीवक ने यहाँ पर किसकी पढ़ाई की? MBBS, है ना। जैसे आजकल डॉक्टरी का पढ़ाई होता है कौन सा? MBBS। वैसे आयुर्वेद का पढ़ाई जीवक ने कहाँ से किया? तक्षशिला से। कहाँ से किया? ऐसे ही एक महान व्याकरण शास्त्री संस्कृत की अपने पढ़ चुके हैं पहले, पाणिनि, महर्षि पाणिनि। उन्होंने संस्कृत ग्रामर का बुक लिखा था, क्या नाम था उसका? अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ? तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि ने भी यहाँ से शिक्षण प्राप्त किया था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, कौटिल्य ने भी यहाँ से शिक्षण प्राप्त किया था, ऐसा है, मिलता है इतिहास प्रमाण, ठीक है। हाँ यहाँ कौटिल्य कहें, चाणक्य कहें या विष्णुगुप्त, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। आई बात समझ में? अब कौटिल्य का या चाणक्य का सबसे फेमस शिष्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वो भी कहाँ से पढ़ाई किए? कहाँ से पढ़ाई किए? तक्षशिला से।
तो उस जमाने के ज़्यादातर फेमस नाम तो किससे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? इसका कारण यही है कि तक्षशिला जो है नालंदा की तुलना में भी प्राचीन है। ठीक है, नालंदा की तुलना में भी प्राचीन है। आई बात समझ में? तो कई प्रसिद्ध विद्वान यहाँ पर हुए, ठीक है ना, जिन्होंने अलग अलग चीज़ों का विकास करवाया। इस विद्यापीठ में 64 विद्याएं पढ़ाई जाती थी। कितनी विद्याएं? 64 विद्याएं, ठीक है ना। तक्षशिला में कितनी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं? 64 विद्याएं जो है पढ़ाई जाती थी, जिसमें धनुर्विद्या, गज विद्या, राजनीति शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, धातु विद्या, आयुर्वेद। समझ आ रही बात? मतलब उस जमाने के जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते थे उस सब का अध्ययन कराया जाता था। कहाँ पर? तक्षशिला में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़े यहाँ से? जीवक कौन थे? भगवान बुद्ध के शिष्य कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत। ये सब कहाँ से पढ़े? कई महत्वपूर्ण जो साम्राज्य थे उस जमाने के, उनके राजकुमार वगैरह पढ़ने के लिए कहाँ आते थे? तक्षशिला में। ठीक है, उनके राजकुमार पढ़ने के लिए कहाँ आते थे? जैसे अपने को नाम दिया, देखो, राजगृह, मिथिला, ठीक है, बनारस, ये सब जगहों से लोग पढ़ने के लिए कहाँ आते थे? यहाँ पर भी कई विदेशी लोग आते थे शिक्षण प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना भाई। ऐसा ही एक चीनी यात्री 5वीं सदी में आया जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। ठीक है ना, एक चीनी यात्री 5वीं सदी में यहाँ पर आया जिसका नाम क्या था? फाहियान। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे तथ्य हैं तक्षशिला में। इसका नाम तक्षशिला क्यों पड़ा है, इसके पीछे दंत कथाएं फेमस हैं। एक प्रसिद्ध दंत कथा के अनुसार भगवान राम जो थे उनके भाई का नाम था भरत, और भरत के पुत्र का नाम था तक्ष। तो तक्ष के नाम पर से नाम पड़ा है तक्षशिला। दंत कथाएं हैं भाई, बराबर ना। हो सकता है कि भाई ये सही भी हो, बराबर ना। तो भरत के पुत्र तो थे ही तक्ष, तक्ष के आधार पर ही नाम पड़ा क्या? तक्षशिला। क्या नाम पड़ा? कितने विद्याएं पढ़ाई जाती है यहाँ पर? 59। तक्षशिला विद्यापीठ की विशेषता क्या? कि यहाँ पर जो छात्र होते थे वो गुरु आश्रम में ही रहते थे। भारत का प्राचीन जो पद्धति था शिक्षण का, उस प्रकार का। ठीक है, नालंदा की तरह अलग व्यवस्था नहीं है, ये प्राचीन है उससे। तो यहाँ पर क्या था भाई? गुरु के आश्रम में ही रहते थे। ठीक है, नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो एक शिक्षक जो है औसतन 20 विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। एक शिक्षक कितने विद्यार्थियों को? बाकी जितना शिक्षक पढ़ाना चाहे, जितनों को पढ़ाना चाहे उतनों को पढ़ा सकते थे। ठीक है ना भाई। और जिनको पढ़ा रहे हैं वो सब कहाँ रहेंगे? गुरु आश्रम में। और गुरु आश्रम में सभी लोग कैसे? एक समान, चाहे वो राजकुमार हो या कोई गरीब हो, सभी का महत्व कैसा है वहाँ? तो इस तरीके की समानता वाला सिस्टम था भाई। ठीक है, हाँ या ना? हर प्रकार के व्यक्ति को वहाँ पर शिक्षण दिया जाता था। ठीक है, लेकिन नालंदा और तक्षशिला ये सब पढ़ रहे हैं अपने, तो यहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र उत्कृष्ट होते थे, तो उत्कृष्ट कब होंगे? यहाँ पर भी पढ़ने लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की परीक्षाएं देनी होती थी। उस जमाने में भी टेस्ट होता था भाई। ठीक है, हाँ या ना? तो विशेष परीक्षाएं जो उत्तीर्ण करते थे उन विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर पढ़ने का अवसर मिलता था। जैसे आजकल IIM और IIT पढ़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी ना भाई, हाँ या ना? तो ऐसे ही यहाँ पर अगर पढ़ना हो तो एग्ज़ाम क्लियर करनी होती थी। कोई दिक्कत इसमें? ये है अपनी फेमस कौन सी विद्यापीठ? तक्षशिला विद्यापीठ। कौन सी विद्यापीठ? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक के टॉपिक जो है अपने को अच्छे से पढ़ना है। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो नालंदा और तक्षशिला, नालंदा और तक्षशिला।